हेलो बच्चों, देखिए आज अपन चैप्टर 1 के लिए थर्ड वीडियो लेकर के आए हैं और इसके अंदर अपन नशीले पदार्थों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले चैप्टर 1 के लिए अपन ने 2 वीडियो कर लिए हैं। पहले वीडियो के अंदर मैंने आपको संतुलित भोजन, असंतुलित भोजन और जो कुपोषण है उसके बारे में बताया था, और जो दूसरा वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको जल के बारे में, मोटापा और रक्तचाप, ये 3 टॉपिक पढ़े थे अपन ने। और आज इस वीडियो के अंदर अपन स्टार्ट करने वाले हैं नशीले पदार्थों के बारे में। ठीक है, तो देखो नशीले पदार्थ क्या होते हैं। क्या होता है कि नशीले पदार्थ कुछ इस तरीके के पदार्थ है कि व्यक्ति जब इनका सेवन करता है तो उसको आनंद की अनुभूति होती है। किसकी अनुभूति होती है? आनंद की अनुभूति होती है, चाहे से उसके जीवन में कुछ भी चल रहा हो। लेकिन जब उसका सेवन वो कर लेगा तो उसको आभासी रूप से भ्रम की स्थिति से आनंद की क्या हो जाएगी? प्राप्ति हो जाएगी। तो देखिए कुछ लोग आनंद का भ्रम उत्पन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थों का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। आनंद का भ्रम का मतलब यह है कि व्यक्ति के जीवन में तो आनंद नहीं है, लेकिन आभासी रूप से वो क्या कर लेता है? इस पदार्थ के द्वारा आनंद प्राप्त कर लेता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको। वैसे चाय जो होती है वो भी एक नशीले पदार्थ के अंतर्गत ही आती है। तो 1 कप चाय का अपन जब सेवन करते हैं तो शरीर के अंदर क्या होता है? एनर्जी का अनुभव होता है। तो ठीक इसी प्रकार कोई गुटखे का सेवन करता है, जर्दे का सेवन करता है या किसी प्रकार के तंबाकू का सेवन करता है, जो पहली बार वो उसका सेवन करता है तो उसके शरीर में उसको क्या होता है? ऊर्जा का आभास होता है। उसके शरीर के अंदर खाते उसको अलग से ऊर्जा अनुभव होती है। तो जैसे उसको फर्स्ट टाइम वो खाता है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया। इसको खाते ही शरीर के अंदर क्या होता है? एनर्जी आ गई अपने शरीर के अंदर। लेकिन जब वो बार बार उसका सेवन करता है तो उसको पहले जैसी वो जो ऊर्जा है वो प्राप्त नहीं होती है, और उस चक्कर में वो क्या करता है? उस पदार्थ का ज्यादा मात्रा में सेवन करना चालू कर देता है। तो इसी से धीरे धीरे क्या हो जाता है? उसको उस नशीले पदार्थ की क्या पड़ जाएगी? आदत पड़ जाएगी। तो देखो धीरे धीरे ऐसे लोगों को इन नशीले पदार्थों की आदत पड़ जाती है और वे इनके क्या हो जाते हैं? आदी हो जाते हैं। ठीक है, तो नशीले पदार्थ का सेवन क्यों करेगा? वो आनंद का भ्रम उत्पन्न करने के लिए नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। और धीरे धीरे लोगों को क्या होता है? इन नशीले पदार्थों की आदत पड़ जाती है, और जब आदत पड़ जाती है तो वो शरीर को नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं वो नशीले पदार्थ। तो इस वीडियो के अंदर अपन क्या करेंगे? जो नशीले पदार्थ अपने चैप्टर में दिए हुए हैं तो उसमें एक तो अपन गुटखा के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक तंबाकू के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक मदिरा या एल्कोहल के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक अफीम के बारे में पढ़ेंगे, और एक अन्य नशीले पदार्थ में क्या है कि कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ होते हैं, जैसे पेट्रोल के द्वारा भी कुछ लोग नशा कर लेते हैं। तो ऐसे कुछ पदार्थों के बारे में क्या करेंगे? अपन पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। तो कुल मिलाकर के मुख्य रूप से 4 प्रकार के नशीले पदार्थ पढ़ने हैं और इसके अंदर कुछ उदाहरण आपको बता देंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं गुटखे की। देखो सुपारी आती है, जैसे अपने आंवला होता है ना, कुछ इस तरीके का गोल आकार होता है सुपारी का। ठीक है, तो उस सुपारी को तोड़ा जाता है तो सुपारी के क्या मिलेंगे? टुकड़े मिलेंगे। ठीक है, तो गुटखा क्या होता है? इसके अंदर सुपारी के टुकड़े होते हैं। इसके अलावा कत्था, चूना, संश्लेषित खुशबू और धातुओं के वर्क होते हैं। इसके अंदर गुटखे के अंदर क्या होगा? सुपारी के टुकड़े, कत्था, चूना, संश्लेषित खुशबू और धातुओं के वर्क पाए जाते हैं। तो इन सब के मिश्रण से क्या होता है? गुटखा तैयार किया जाता। अच्छा, कुछ गुटखों के अंदर इनके साथ में क्या होता है कि तंबाकू भी डाला जाता है। क्या डाला जाता है? तंबाकू भी डाला जाता है। तो अपन क्या बोलेंगे कि सुपारी के टुकड़ों, कत्था, चूना, संश्लेषित खुशबू, धातुओं के वर्क आदि पदार्थों के मिश्रण से गुटखा तैयार किया जाता है। और कुछ गुटखों के अंदर क्या डाला जाता है? तंबाकू भी डाला जाता है। ठीक, अब देखिए ये जो गुटखा था ये पाउच के अंदर आता है। तो इसका जो पाउच है, गली मोहल्ले के अंदर कोई छोटी से छोटी दुकान है तो उसके ऊपर भी आसानी से इसका जो पाउच है वो आसानी से मिल जाता है। बच्चों को, महिलाओं को और बड़ों को तो मिलेगा ही मिलेगा।
तो इस पाउच संस्कृति के प्रसार के कारण क्या हो गया, जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन तक इनकी पहुंच हो गई, तो वो सारे क्या है इस गुटखे की लत के क्या हो चुके हैं, शिकार हो चुके हैं। वैसे क्या राजस्थान में जो गुटखा है उसके ऊपर तो रोक लगी हुई है, लेकिन फिर भी क्या है गुटखे को एक नए रूप में बाजार में उतार दिया गया है, जिसके अंदर सुपारी अलग आती है और इसका जो मिश्रण होता है जैसे कत्था, चूना, संश्लेषित खुशबू, धातुओं के वर्ग और जो तंबाकू है इसका पाउडर अलग आता है, तो वो क्या करते हैं सुपारी के टुकड़े और ये दो पाउडर है उसका मिश्रण है, तो उनको आपस में मिला करके क्या कर लेते हैं, उपयोग में ले लेते हैं। ठीक है, अब ये जो गुटखा है इसका यदि व्यक्ति सेवन करता है तो इसके कई सारे नुकसान उसको उठाने पड़ सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो व्यक्ति गुटखे का सेवन कर रहा है, कोई भी व्यक्ति जब काम करता है उस गुटखे का सेवन करता है तो उसको शरीर में एनर्जी अनुभव हो जाती है, लेकिन वास्तव में वो स्थायी एनर्जी नहीं है, वो आभासी एनर्जी है। अंदर ही अंदर से वो क्या करता है, उसको खोखला बनाता जाता है, उसके शरीर को खोखला बनाता जाता है। तो जो गुटखा सेवन है उसके कुप्रभाव या दुष्प्रभाव होते हैं। तो इसमें देखो पहला कि इसके आर्थिक और शारीरिक दोनों नुकसान होते हैं। आर्थिक का मतलब तो पैसों का नुकसान होता है, शारीरिक का मतलब शरीर का नुकसान भी गुटखा खाने से होता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो क्या होता है कि जब व्यक्ति गुटखे का सेवन करता है तो उसकी जबड़े की जो मांसपेशियां हैं वो कठोर हो जाती है। जबड़े की मांसपेशियां जब कठोर होगी तो उसका जबड़ा ठीक प्रकार से खुलेगा ही नहीं, ठीक प्रकार से उसका जबड़ा खुलेगा नहीं। जैसे अपन साधारण जो इंसान है वो तो पूरा जबड़ा खोल सकते हैं, मुंह को पूरा खोल सकते हैं, लेकिन उनका जबड़ा पूरा खुलता नहीं है, पूरा मुंह खुल नहीं पाता है। तो उस रोग को अपन बोलते हैं सब म्यूकस फाइब्रोसिस। क्या बोलते हैं, सब म्यूकस फाइब्रोसिस। तो एक प्रश्न यहां पर बनता है कि गुटखा खाने से कौन सा रोग होता है, तो कौन सा रोग होता है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस। क्या होता है कि कई बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि गुटखा खाने से तो कैंसर होता है, लेकिन वास्तव में मैं आपको बता दूं कि कैंसर जो होता है तंबाकू के सेवन से होता है। इसके अलावा गुटखे के अंदर भी जैसे अपन कुछ संश्लेषित पदार्थ डालते हैं तो उनसे भी कैंसर हो सकता है, लेकिन गुटखे के खाने से सबसे ज्यादा जो रोग होने की संभावना रहती है वो कौन सा है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस। तो आपको याद यही रखना है कि गुटखा खाने से कौन सा रोग होता है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस नाम का रोग होता है। और इस रोग में क्या होता है कि जबड़े की जो पेशियां हैं वो कठोर हो जाती है और जबड़ा पूरा खुल नहीं पाता है। तो देखो गुटखे के सेवन से जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती है, जिससे जबड़ा ठीक से खुलता नहीं है, और इस रोग को क्या बोलते हैं अपन, सब म्यूकस फाइब्रोसिस बोलते हैं। इसके अलावा गुटखे के अंदर उपस्थित संश्लेषित पदार्थ, देखो संश्लेषित खुशबू है उसके अंदर, तो संश्लेषित पदार्थ कैंसर भी उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न आ जाए वो गुटखा सेवन से कौन सा रोग होता है, तो आपका उत्तर ये होगा सब म्यूकस फाइब्रोसिस। ठीक है, तो ये नशीले पदार्थ क्या है ये बात समझ में आ गई। अपने को ये नशीले पदार्थ पढ़ने हैं, जिसमें से एक अपन ने पढ़ लिया है गुटखा। तो वीडियो को पॉज करके इनको नोट करो, उसके बाद में अपन तंबाकू के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, तो इसके बाद में देखो अपन बात करते हैं तंबाकू की। तो तंबाकू क्या होता है, तो वास्तव में क्या है, तंबाकू एक पादप है निकोटिएना टोबेकम। तो निकोटिएना टोबेकम नाम का जो पादप है उसकी पत्तियों से तंबाकू को प्राप्त किया जाता है, उसकी पत्तियों से तंबाकू को प्राप्त किया जाता। तो देखो एक तो आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है, भाई तंबाकू का जो पादप है उसका वैज्ञानिक नाम बताइए। तो उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, निकोटिएना टोबेकम। निकोटिएना वंश का नाम और टोबेकम किसका नाम है, जाति का नाम है। तो इनको अलग अलग अंडरलाइन करना है, वंश को अलग अंडरलाइन करो और जाति को अलग अंडरलाइन करो। दूसरी बात देखो कि ये जो पादप है निकोटिएना टोबेकम, ये सोलेनेसी कुल का पादप है। सोलेनेसी कुल के अंदर आता है आपके धतूरा। धतूरे का पौधा तो आपने देखा होगा, तो धतूरे की कुल का ये पौधा होता है कौन सा, निकोटिएना टोबेकम। तो ये भी प्रश्न आ सकता है भाई तंबाकू का जो पादप होता है वो कौन से कुल का होता है, तो हमारा उत्तर होगा सोलेनेसी कुल का या धतूरे कुल का पौधा होता है। अब देखो जो तंबाकू की पत्तियां हैं इसके अंदर 1 से लेकर के 8%, तो तंबाकू की जो पत्तियां हैं उसमें 1 से लेकर के 8%
निकोटीन नाम का एल्केलॉइड पाया जाता है। कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है? निकोटीन नाम का एल्केलॉइड पाया जाता है। तो ये नाम आपको याद रखना, तंबाकू की जो पत्तियां हैं उसके अंदर कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है? निकोटीन नाम का एल्केलॉइड पाया जाता है। ठीक है, तो ये तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात तो यह है कि जो तंबाकू होता है वो निकोटिएना टोबेकम नाम का पादप होता है, तंबाकू का पादप होता है, ये इसकी पत्तियों से प्राप्त होता है। दूसरी बात यह है कि ये निकोटिएना टोबेकम सोलेनेसी कुल या धतूरे कुल का पादप होता है। तीसरी बात क्या है कि तंबाकू की जो पत्तियां हैं उसमें 1 से लेकर के 8% क्या पाया जाता है कि एल्केलॉइड पाया जाता है, और उस एल्केलॉइड को अपन क्या बोलते हैं? निकोटीन बोलते हैं। देखो यहाँ पर एल्केलॉइड शब्द है, तो ये जो एल्केलॉइड होते हैं वास्तव में क्या होते हैं? पादप से प्राप्त होने वाले कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ। इनका उपयोग दवाओं में भी होता है और नशीले पदार्थ बनाने में भी इनका उपयोग होता है। तो तंबाकू की पत्तियों के अंदर पाया जाने वाला जो एल्केलॉइड है वो क्या है? निकोटीन है। ठीक है, अब देखो जो तंबाकू है उसका प्रयोग कई तरीके से किया जाता है। नशीले पदार्थ के रूप में इसका अलग अलग तरीके से लोग उपयोग करते हैं। तो 3 तरीके यहां पर बता रहा हूं। देखो पहली चीज क्या है कि तंबाकू का उपयोग लोग पान, गुटखे और चूने के साथ इसे चबाते हैं। देखो आपने जर्दा नाम सुना होगा, तो जर्दा जो होता है वास्तव में तंबाकू ही है। तंबाकू की जो पत्तियां हैं उसकी छोटी छोटी कर्तनें हो जाती है जर्दा। तो वो जो जर्दा है उसको पान में डाल करके, आपने जर्दे वाला पान का नाम तो सुना ही होगा। गुटखे के अंदर भी तंबाकू का मिश्रण होता है, और इसके अलावा चूना, कुछ लोग क्या करते हैं वो जो जर्दा होता है उसके साथ में चूना मिला करके उसको खाते हैं। तो अधिकांश लोग तंबाकू को पान, गुटखा और चूने के साथ इसे क्या करते हैं? चबाते हैं। इसके अलावा दूसरा देखो, कुछ लोग तंबाकू के पाउडर को सूंघने या मंजन की तरह दांतों और मसूड़ों पर मलने में भी करते हैं। आपने लाल दंत मंजन आता है एक पाउडर के रूप में, तो उसमें भी क्या होता है? ये तंबाकू का जो पाउडर होता है ये मिला हुआ रहता है, तो उससे भी नशा होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको लाल जो दंत मंजन है वो करने की आदत पड़ी हुई रहती है। यदि वो उससे मंजन नहीं करेंगे तो उनका सिर दर्द होने लग जाएगा। वो इसलिए होता है क्योंकि उनसे उनको नशा होता है, और जब वो नशा उनको नहीं मिलता तो उनके सिर में दर्द होना चालू हो जाता है। तो कुछ लोग तंबाकू के पाउडर को सूंघने या मंजन की तरह भी दांतों और मसूड़ों पर क्या करते हैं? मलने में इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा तीसरा देखो, तंबाकू बीड़ी, सिगरेट और चिलम आदि के रूप में भी उपयोग में लिया जाता है। तो जो बीड़ी है, सिगरेट है, चिलम है, उसके अंदर भी क्या आता है? तंबाकू आता है। इसका सेवन लोग किस रूप में करेंगे? उसको ऐसे पी करके करते हैं, तो उससे क्या होता है? जो धुआं होता है उसका, जो तंबाकू है वो जल रहा है, उसका जो धुआं होता है वो फेफड़ों के अंदर जाता है, और उससे भी क्या होता है? नशा होता है। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से यदि धुएं का वो सेवन करता है ना कोई व्यक्ति, तो उसको धूम्रपान भी अपन बोलते हैं। भाई धुएं का सेवन कर रहा है, तो तंबाकू को बीड़ी, सिगरेट, चिलम आदि के रूप में भी इसका क्या करते हैं? लोग उपयोग करते हैं। तो इस 3 तरीके से तंबाकू का सेवन करके लोग क्या करते हैं? नशा करते हैं। अब नशा कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, शरीर के अंदर क्या होने वाली है? कुछ हानियां होने वाली है, व्यक्ति के ऊपर कुछ दुष्प्रभाव पड़ने वाले हैं। तो देखो पहला यह है कि यदि व्यक्ति तंबाकू के निरंतर सेवन में रहता, किसी भी तरीके से वो तंबाकू का सेवन करे, चाहे मुख के अंदर खाए उसको, चाहे वो बीड़ी सिगरेट का सेवन करे, लगातार यदि वो तंबाकू के सेवन में रहता है तो उसके अंदर मुख, गला और फेफड़ों का कैंसर होने की संभावना रहती है। तो देखो तंबाकू के निरंतर संपर्क में आने से मुंह, जीभ, गले और फेफड़े आदि का कैंसर होने की संभावना है। तो मुंह, जीभ, गले और फेफड़े के कैंसर होने की क्या होती है? संभावना बढ़ जाती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं भाई केवल तंबाकू के सेवन से ही कैंसर होगा, कैंसर किसी और कारण से भी हो सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति यदि तंबाकू का सेवन करता है, तंबाकू के संपर्क में रहता है, तो उसके कैंसर होने के चांसेस क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति तंबाकू का सेवन नहीं करता है तो उसको कैंसर नहीं होता है, उसको भी हो सकता है, लेकिन जो इसका सेवन करता है तो उसके अंदर कैंसर होने के चांसेस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। दूसरी चीज देखो, तंबाकू में उपस्थित जो निकोटीन है, बताया था आपको एल्केलॉइड है ये, तो ये निकोटीन क्या होता है कि हमारी जो रक्त की धमनियां हैं
उस रक्त की धमनियों के अंदर जमता जाता तो उसका अंदर से दीवार मोटी होती जाती है उसकी, और दीवार जब मोटी होती जाती है उसका अंदर का जो व्यास है वो कम हो जाएगा। व्यास जितना ज़्यादा रहता है तो उसमें रक्त का प्रवाह आसानी से हो जाता है। व्यास कम होता जाएगा तो रक्त क्या होगा, उसमें तेजी से प्रवाहित होगा। तो ऐसी स्थिति में रक्तदाब बढ़ेगा, और जब रक्तदाब बढ़ेगा तो हृदय के ऊपर भी जोर पड़ेगा, तो उससे हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है, हृदयाघात होने की संभावना रहती है। तो देखो दूसरा, तंबाकू में उपस्थित निकोटीन धमनियों के अंदर की ओर दीवारों पर जमकर दीवारों को मोटा कर देता है, जिससे रक्तदाब व हृदय स्पंदन की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब रक्तदाब और हृदय स्पंदन की दर बढ़ जाती है तो ऐसी स्थिति में हृदय जो है वो ठीक प्रकार से कार्य करना बंद कर देता है। तीसरा देखो, गर्भवती महिलाओं द्वारा तंबाकू का सेवन करने से जो भ्रूण है उसके विकास की गति क्या पड़ जाती है, मंद पड़ जाती है। गर्भवती महिलाएं यदि तंबाकू का सेवन करेगी तो उनके अंदर जो भ्रूण का विकास हो रहा है वो मंद गति से होने लग जाएगा, बच्चा जो है उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ने लग जाएगा। ठीक है, चौथा समझते हैं। भाई देखो, यहां पर एक नया नवेला बालक है, ठीक है, अभी कुछ अच्छा बुरा नहीं समझता है, काफी इंटेलिजेंट है पढ़ने में, लेकिन ये अपना अच्छा बुरा अभी नहीं समझता है। ठीक है, अभी क्या होते हैं कि इसको दो प्रकार के लोग या दोस्त मिलते हैं, दो प्रकार के इसको क्या मिल जाएंगे, दोस्त मिल जाते हैं। ठीक है, ये जो दोस्त है बिगड़ा हुआ है पहले से ही, ठीक है, बिगड़ा हुआ है, ठीक। और इधर वाला जो दोस्त है इसका सुधरा हुआ है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है ये, ठीक। अब ये नया बच्चा था, नया नया आया है, ये इंटेलिजेंट है, लेकिन इसको अभी ये पता नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। अब देखो, ये सुधरा हुआ इंसान भी इसको बुलाता अपनी तरफ, तो मेरी तरफ आ, देखिए इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं, ऐसा करेगा तो तेरे साथ ये हो जाएगा, है ना। जबकि ये क्या कहेगा इसको कि मेरे साथ चल, घूम फिर, मौज मस्ती कर, क्या रखा है जिंदगी में, है ना। तो अब आप बताओ कि ये जो नन्हा सा बच्चा है ये किसकी तरफ जाएगा। देखो, ज़्यादातर क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो गलत चीज़ों की तरफ जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, तो ये बच्चा इसकी तरफ चला जाता है, और इसकी तरफ जाएगा तो ये बच्चा भी क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। ठीक है, ये इंटेलिजेंट था, डॉक्टर इंजीनियर बन सकता था मेहनत करके, पढ़ाई करके, लेकिन ये इसके साथ में मिलकर के क्या हो गया, बिगड़ गया। अब ये किसी काम का नहीं रहा। ठीक है, यदि ये इसके साथ में जाता तो हो सकता था कुछ अच्छा हो जाता इसके साथ में। तो देखो यहाँ पर एक बात बता रहा हूँ, समझना, ये आपका बीच वाला जो बच्चा है ये है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये आपका जो बिगड़ा हुआ बच्चा है ये है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ठीक। और ये आपका जो सुधरा हुआ बच्चा है ये है ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस है ये, ऑक्सीजन गैस। अब क्या होता है देखो कि कोई भी व्यक्ति तंबाकू का सेवन करता धूम्रपान के रूप में है, तो उस धुएं के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होता है। भाई फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन गैस तो जाता ही जाता है, लेकिन जब वो धुएं का सेवन कर रहा है तो उस धुएं में कौन सी गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। अब ये हीमोग्लोबिन किसकी तरफ भागेगा, पहले तो भाई जब ये नहीं था तो इसको बिगाड़ने वाला कोई नहीं था, तो ये सुधरने वाले के पास में ही जाएगा फिर तो। लेकिन जब ये आ गया है तो हीमोग्लोबिन किसकी तरफ आकर्षित होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की तरफ आकर्षित होगा। तो हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ में जुड़ेगा और क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, किसी काम का नहीं बचेगा ये। ठीक है ना। तो देखो यहाँ क्या होता है कि सिगरेट के धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लाल रक्त कणिकाओं को क्या कर देता, नष्ट कर देता। कैसे करेगा ये, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है और इसी कारण लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन का परिवहन कर पाती है। लेकिन जब उसको कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिल गया हीमोग्लोबिन को, तो ये इसके साथ में मिलकर के क्या हो गया, बिगड़ गया। तो उससे सारी जो लाल रक्त कणिकाएं हैं वो कैसी हो गई, खराब हो गई, वो अपना कार्य कर ही नहीं पाएगी। तो सिगरेट के धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट कर रुधिर की
ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को क्या कर देता, कम कर देता। अब वो ठीक प्रकार से ऑक्सीजन नहीं ले जा पाता। ठीक ऐसा इस बच्चे के साथ में हो रहा है। ये पढ़ तो सकता था लेकिन अब ये ढंग से नहीं पढ़ पाएगा। ठीक ऐसा यहाँ पर है कि लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन का परिवहन ठीक प्रकार से कर सकती थी लेकिन अब वो नहीं कर पाएगी क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आकर के क्या कर दिया, उसमें मौजूद जो हीमोग्लोबिन था उसको बिगाड़ दिया उसने। ठीक है, तो इस तरीके से तंबाकू के उपयोग की ये हानियां हैं। तो इसमें से आप निकोटीन वाली बात ध्यान रखना। निकोटीन धमनियों की जो दीवार है उसके अंदर जम करके उसको मोटा कर देती है। मोटा करने से उसका व्यास कम होता है, व्यास कम होने से रक्तदाब और हृदय स्पंदन दर क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अब कुछ विशेष बातें देखो। कोई भी व्यक्ति सुट्टा मार रहा है, सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, तो क्या होता है कि वो खुद को तो नुकसान पहुंचा ही रही है। साथ में कोई पास में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है जो धूम्रपान नहीं करता है, उसको नहीं पसंद है बीड़ी सिगरेट पीना, लेकिन वो धुआं लगातार वातावरण में छोड़ रहा है, तो कुछ धुआं श्वसन की क्रिया के द्वारा उसके शरीर में भी जाएगा और उसको क्या होगा, कुछ न कुछ नुकसान होगा। तो इसलिए वर्तमान में क्या कर रखा है जो सरकार है, उसने सार्वजनिक स्थान जितने भी है वहां पर धूम्रपान करना मना कर रखा, अपराध माना गया उस चीज को। तो देखो विशेष बात में पहली बात यही है कि सिगरेट बीड़ी आदि के दुष्प्रभाव उसका सेवन करने वाले के साथ साथ पास में बैठने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है, क्योंकि वातावरण में फैला निकोटीन युक्त धुआं हवा के साथ उसके फेफड़ों में भी पहुंचता और इस कारण कानून बनाकर सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर रोक लगा दी गई है। ठीक है, एक बात तो ये। दूसरी बात देखो, अभी तक जो आंकड़े हैं उसके अनुसार ऐसा माना जाता है कि विश्व में प्रतिवर्ष 60 लाख लोग तंबाकू के उपयोग से असमय मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। कितने? 60 लाख लोग असमय मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। तो देखो इसमें से क्या होते हैं कि 50 लाख लोग तो वो है जो सीधे बीड़ी सिगरेट का सेवन कर रहे हैं और 10 लाख लोग ऐसे हैं जो सेवन नहीं करते हैं लेकिन ऐसे व्यक्ति के पास में बैठते हैं जो बीड़ी सिगरेट का क्या करते हैं, सेवन करते हैं। तो 10 लाख वो भी क्या होते हैं, इनके साथ फ्री में असमय मृत्यु का क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। तो देखो प्राप्त जानकारी के अनुसार विश्व में प्रतिवर्ष 60 लाख से ज्यादा लोग तंबाकू के उपयोग से असमय मौत का क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। तो ये जो 60 लाख लोग हैं इनमें से 50 लाख लोग तो वो है जो प्रत्यक्ष रूप से क्या कर रहे हैं, तंबाकू का सेवन कर रहे हैं या बीड़ी सिगरेट का सेवन कर रहे हैं। और ये क्या है, इनके साथ में फ्री है 10 लाख लोग जो अप्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष सेवन से हो रहे हैं, मतलब खुद उपयोग नहीं करते लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के पास में बैठ गए जो बीड़ी सिगरेट का क्या कर रहा है, सेवन कर रहा है, तो उनका धुआं इनके शरीर में प्रवेश होने से इनकी मृत्यु क्या हो जाती है। ठीक है, तो ये तंबाकू के बारे में जानकारी हो गई। इसके अंदर मुख्य मुख्य बातें आप ध्यान रखना। वैसे मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है सब कुछ, तो वीडियो को पॉज करो और इनको नोट करो, फिर आगे अपन चलते हैं। हाँ, तो अब इसके बाद में अपन बात करते हैं मदिरा, अल्कोहल या शराब की। 3 नाम है इसके, मदिरा भी बोला जाता है, अल्कोहल भी बोला जाता है, शराब भी बोला जाता है और एक नाम और इसका प्रचलित है, सोमरस भी इसको बोला जाता है। तो देखो मदिरा कई प्रकार से बनाई जाती है। शराब को बनाने के कई सारे तरीके हैं। जैसे अपन शर्करा का घोल है उसमें ईस्ट डाल दे तो वहां पर भी वो ईस्ट क्या करता है, शर्करा को अल्कोहल में बदल देता है। इसके अलावा आपके गेहूं होते हैं या किसी भी प्रकार का जो कार्बोहाइड्रेट है उसको भी अपन क्या कर सकते हैं, शराब के अंदर बदल सकते हैं। मेथड अलग अलग है सबके। ठीक है, तो देखो मदिरा कई प्रकार से बनाई जाती है, अलग अलग ब्रांड है मदिरा के, लेकिन सब में नशे का कारण एक ही पदार्थ होता है और वो पदार्थ क्या है, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल बोला जाता है उसको। वो पदार्थ क्या है, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल। मदिरा या अल्कोहल या शराब जो भी है उसके अंदर एक पदार्थ होता है जिसका नाम क्या है, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल, और इसी पदार्थ के कारण क्या होता है, नशा होता है। तो इसका अनुसूत्र होता है C2H5OH, या ऐसे नहीं बोले तो दूसरे तरीके से CH3CH2OH, दोनों सही है। इसमें देखो क्या है भाई, देखो कार्बन 1 और 2 तो C2 लिख दिया, हाइड्रोजन 3 और 2 5 तो यहाँ 5 लिख दिए। तो C2H5OH या CH3CH2OH ये दोनों किसके हैं, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल का ही क्या है, अणुसूत्र है।
अब देखिए अलग अलग मदिराओं में एथिल अल्कोहल की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो अलग अलग होती है। कई ब्रांड की मदिराएं आती है जैसे रम, विस्की, थुर्रा, है ना, बियर, देसी वाली आती है। तो इन सब में क्या होता है, फर्क ये है कि जो अल्कोहल की प्रतिशत मात्रा है ना वो अलग अलग होती है, कुछ में ज्यादा होती है और कुछ में कम होती है। बाकी सब में होता क्या है, एथिल अल्कोहल है। ठीक है, अब देखो मदिरा के सेवन से मानव स्वास्थ्य पर होने वाली हानिकारक प्रभाव या दुष्प्रभाव क्या क्या है। तो पहली चीज देखो, मदिरा पान से अल्कोहल रक्त प्रवाह के द्वारा यकृत में पहुंचता है। यकृत को अल्कोहल की आवश्यकता होती है, लेकिन यकृत को जितनी अल्कोहल की आवश्यकता होती है उतना अल्कोहल भोजन के अन्य स्रोतों से उसको मिल जाता है। ऊपर से यदि कोई व्यक्ति मदिरा पान करता है तो उसके अंदर जो अल्कोहल मौजूद है वो रक्त के प्रवाह के द्वारा यकृत में ही पहुंचेगा। लेकिन यकृत क्या करेगा, उसके पास में जो अतिरिक्त अल्कोहल की मात्रा पहुंचती है उसको वो एसिटाल्डिहाइड में बदलता है। किस में बदलता है, एसिटाल्डिहाइड में बदलता है। और एसिटाल्डिहाइड एक विषैला पदार्थ होता है, तो ये शरीर को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। तो देखो मदिरा पान से अल्कोहल रक्त प्रवाह के द्वारा यकृत में पहुंचता है। अधिक मात्रा में उपस्थित अल्कोहल को यकृत एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है। और ये एसिटाल्डिहाइड क्या है, एक प्रकार का विषैला पदार्थ है। तो एक हानि तो ये हो गई क्यों, ये विषैला पदार्थ क्या करेगा, शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। दूसरा देखो, यदि कोई व्यक्ति अल्कोहल का सेवन करता है तो उसका सामंजस्य या संतुलन और नियंत्रण क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है ना। और स्थिति ऐसी हो जाती कि इधर चला मैं उधर चला, वो वाली स्थिति हो जाती कि कभी पैर तो रख कहाँ रहा है और उसका पैर रखने में कहाँ आएगा, ऐसा ऐसा घूम करके वो क्या होगा, चलेगा। तो उसका जो सामंजस्य या संतुलन है और नियंत्रण क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो अल्कोहल के प्रभाव से व्यक्ति के शरीर का सामंजस्य, संतुलन एवं नियंत्रण क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, जिससे कार्य क्षमता उसकी क्षीण हो जाती है। और यदि ऐसा व्यक्ति वाहन चला रहा है या फिर मान लीजिए पैदल ही चल रहा है, वो तो सामने कोई नाला है तो उसके अंदर भी वो क्या हो सकता है, गिर सकता है। तो ऐसी दुर्घटनाएं होने की संभावना रहती है, तो दुर्घटना की संभावना क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तीसरा देखो, अल्कोहल से स्मरण क्षमता मतलब याददाश्त, तो स्मरण क्षमता में कमी आ जाती है और तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित होता है। तो जो भी मदिरापान करता है उसकी धीरे धीरे याददाश्त क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। चौथा देखो, अल्कोहल के प्रभाव से क्या होता है कि वसीय यकृत नाम का रोग हो जाता है। भाई देखो ये विषैला पदार्थ यहाँ पर बनाता, तो ये विषैला पदार्थ क्या करता है, यकृत में एक रोग पैदा कर देता है। उस रोग को अपन क्या बोलते हैं, वसीय यकृत रोग बोलते हैं। और इस रोग के हो जाने से यकृत जो होता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का ठीक प्रकार से संश्लेषण नहीं कर पाता है। इनके संश्लेषण के ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो अल्कोहल के प्रभाव से वसीय यकृत रोग हो जाता है, जिससे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण पर क्या होता है, कुप्रभाव पड़ता है। और इसके अलावा एक बात और है, कोई भी व्यक्ति शराब का सेवन करता है, मदिरा का सेवन करता है, तो रोजाना उसको पैसों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो धीरे धीरे एक तो उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो कमजोर हो जाएगी। इसके अलावा एक बात बताओ, कोई व्यक्ति इतना नशे में धुतता है कि वो नाली में गिर गया, कहीं पर भी गिर गया, तो समाज के अंदर क्या उसकी कोई इज्जत रह जाएगी, क्या नहीं रहती है इज्जत। तो समाज के अंदर जो उसकी प्रतिष्ठा है, सामाजिक प्रतिष्ठा, उसको भी ठेस पहुंचती है, वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कोई उसकी इज्जत करना नहीं चाहेगा फिर। तो ये मदिरा पान के कितने हानिकारक प्रभाव, 5 है। पहला क्या है, मदिरा पान से अल्कोहल रक्त प्रवाह द्वारा यकृत में पहुंचता है और अधिक मात्रा में उपस्थित अल्कोहल को यकृत एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है, और जो क्या है, एक विषैला पदार्थ है। अल्कोहल के प्रभाव से व्यक्ति के शरीर का सामंजस्य, संतुलन एवं नियंत्रण कमजोर हो जाता है, जिससे कार्य क्षमता क्षीण हो जाती है और दुर्घटना होने की क्या हो जाती है, संभावना रहती है। अल्कोहल से स्मरण क्षमता में कमी आती है तथा तंत्रिका तंत्र क्या होता है, प्रभावित होता है। अल्कोहल के प्रभाव से वसीय यकृत नाम का रोग हो जाता है, जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण पर क्या करता है, कुप्रभाव डालता है। इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है तथा सामाजिक प्रतिष्ठा को भी क्या होती है, ठेस पहुंचती है। तो आप इनको भी वीडियो पोस्ट करके नोट करो। उसके बाद में अपन अफीम के बारे में पढ़ते हैं। अब इसके बाद में अपन देखते हैं अफीम के बारे में। तो देखिए अफीम जो होता है एक पौधा होता है पेपेवर सोमनीफेरम।
तो इस पादप से ये अफीम प्राप्त होता है। इस पादप के अंदर क्या होता है कि छोटे गोल फल आते हैं। उन छोटे गोल फलों को जब पादप से तोड़ करके उनके चीरा लगाया जाता है तो उस फल से एक दूध निकलता है। उस दूध को अपन बोलते हैं लेटेक्स। तो उस दूध को सुखाने से हमें क्या प्राप्त होता है? अफीम प्राप्त होता है। उस दूध को सुखाने पर क्या प्राप्त होगा? अफीम प्राप्त होगा। उस दूध को सुखाने पर जो पदार्थ आपको मिलेगा वो क्या है? अफीम है। तो एक तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि जो अफीम है वो कौन से पादप से प्राप्त होती है, या अफीम पादप का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो अपने को बताना है पेपेवर सोमनीफेरम। अफीम पादप का वैज्ञानिक नाम क्या है? पेपेवर सोमनीफेरम। एक बात तो ये हो गई। दूसरा प्रश्न यहां पर यह बनता है कि जो अफीम होती है वो पादप के कौन से भाग से प्राप्त होती है? तो अफीम पादप के कच्चे फलों से क्या होती है? प्राप्त होती है। भाई मेरी बात सुनो, जैसे मान लीजिए बकरी आपके पास में, ठीक है, और बकरी से अपन दूध निकालते हैं, तो क्या दूध बकरी का भाग हो गया? क्या नहीं होगा। उसके हाथ है, पैर है, स्तन ग्रंथियां, वो सब बकरी का भाग हो सकते हैं, लेकिन जो दूध होता है वो तो बकरी से प्राप्त होने वाला क्या है? उत्पाद है। तो ठीक इसी प्रकार पादप के अंदर जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, ये सब तो पादप के भाग होते हैं। तो ये कच्चे फल, और इस कच्चे फल से जो दूध प्राप्त होगा वो इस पादप का भाग नहीं है, वो इसका उत्पाद जरूर है लेकिन वो इसका भाग नहीं है। ज्यादातर बच्चे क्या कर लेते हैं, ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है ना, भाई अफीम पादप के कौन से भाग से प्राप्त होती है, तो वो दूध या लेटेक्स उत्तर दे देते हैं उसका। दूध या लेटेक्स उसका भाग नहीं है, वो क्या उसका उत्पाद है। भाग कौन सा है? कच्चे फल। तो कच्चे फल से क्या प्राप्त होता है? अफीम प्राप्त होता है। ठीक है, तो अफीम पेपेवर सोमनीफेरम नामक पादप के कच्चे फल से प्राप्त दूध या लेटेक्स के सुखाने से बनता है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं। अफीम पादप का वैज्ञानिक नाम पेपेवर सोमनीफेरम, और कौन से भाग से प्राप्त होता है? तो आप बताएंगे कच्चे फल से प्राप्त होता है। अब ये जो अफीम है इसके अंदर लगभग 30 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 30 प्रकार के। इनमें से कुछ उदाहरण देखो, मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनीफेरिन, पेपेवरिन। तो ये जो अफीम पादप है उसके अंदर, जो अफीम है उसके अंदर पाए जाने वाले जो एल्केलॉइड है, 30 प्रकार के एल्केलॉइड है। तो उनमें से कुछ एल्केलॉइड के उदाहरण है मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनीफेरिन, पेपेवरिन। ठीक है, कोई से भी 2 या 3 या 4 उदाहरण इनके याद कर लेना जो एल्केलॉइड इसके अंदर पाए जाते हैं, मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनीफेरिन और पेपेवरिन। ठीक है, तो ये 5 एल्केलाइड के नाम है यहाँ पर। तो कोई 4 उदाहरण आप इनमें से क्या कर लेना? याद कर लेना। अब इनमें से 2 एल्केलाइड है मॉर्फिन और कोडीन। कौन कौन से? मॉर्फिन और कोडीन। तो इन दोनों एल्केलाइड का उपयोग दर्द निवारक दवा के रूप में किया जाता है। किसी भी प्रकार का दर्द हो, चोट लगी है तो उसका भी दर्द हो सकता है, खांसी जुकाम हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है तो उसका भी दर्द का निवारण इसकी दवाई बना करके किया जा सकता है। तो मॉर्फिन और कोडीन का प्रयोग दर्द निवारक दवा बनाने के लिए किया जाता है, और इसी कारण से क्या होता है कि अफीम की खेती की जाती है। तो अफीम की खेती का उद्देश्य तो क्या है कि दर्द निवारक दवा बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाना है। तो वर्तमान में क्या है कि अफीम की जो भी खेती होती है वो सब सरकार से अनुमति लेकर के की जाती है। ऐसे कोई भी खेती नहीं कर सकता है, सरकार से अनुमति लेगा उसके बाद में वो अफीम की खेती कर पाएगा। और जब खेत से वो अफीम निकलता है तो वहां पर सरकारी अधिकारी बैठता है और उसके दिशा निर्देश के अनुसार ही वो जो अफीम होती है वो बेची जाती है दवाई बनाने के लिए। ठीक है, अब इसका दुरुपयोग क्या हो रहा वो देखते हैं अपन। तो देखो, शांति व आनंद की अनुभूति प्राप्त करने के लिए अफीम या उससे बने नशीले पदार्थ हेरोइन का उपयोग कई लोगों के द्वारा किया जाता है। तो वही बात है कि अफीम का उपयोग नशीले पदार्थ के रूप में भी किया जा सकता है, या फिर इससे एक नशीला पदार्थ बनता है हेरोइन, उसका भी कई लोग क्या करते हैं? उपयोग करते हैं नशा करने के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कई माताएं क्या करती है? अपने छोटे बच्चों को सुलाने के लिए उनको अफीम खिला देती है। तो जब उन बच्चों को अफीम खिला दिया जाता है तो बच्चे क्या हो जाते हैं? सो जाते हैं। तो वैसे देखा जाए तो ये भी एक तरीके का गलत ही इस्तेमाल है इसका।
अब देखिए, अफीम का सेवन व्यक्ति को अफीम का आदी बना देता है। प्रारंभ में तो व्यक्ति क्या होगा कि अफीम का कम सेवन करेगा, लेकिन जैसे जैसे उसको इस चीज में आनंद आने लगेगा तो वो उसकी मात्रा बढ़ाने लग जाएगा और धीरे धीरे उसकी लत पड़ जाएगी, उसका आदी बन जाएगा वो। तो अफीम का सेवन व्यक्ति को अफीम का आदी बना देता है। प्रारंभ में कम मात्रा ली जाती है, परंतु धीरे धीरे मात्रा बढ़ाने पर वो क्या हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ व्यक्ति अफीम के जो डोडे होते हैं, देखो अफीम किससे प्राप्त होगी, फल से। फल में चीरा लगाया, दूध निकल गया, दूध जो निकल गया उसके बाद में वो जो फल बचा हुआ है उसे अपन बोलते हैं अफीम का डोडा। फल बित्ती होती है वास्तव में वो। तो अफीम का जो डोडा होता है उसको भी सुखा करके बाद में नशीले पदार्थ के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो उसमें क्या होता है, कुछ व्यक्ति अफीम के जो डोडे हैं उसको पानी के अंदर गला करके जो पानी उसका बचता है उसका सेवन करते हैं नशीले पदार्थ के रूप में। तो अफीम के डोडे या फल बित्ती उबाल करके पीने की लत भी बहुत लोगों में होती है। तो उनको उबाल करके उनका जो रस होता है उसको पी करके भी वो क्या कर लेते हैं, नशा कर लेते हैं। अब अफीम का जो उपयोग कर रहा है व्यक्ति, तो उसका उसके ऊपर क्या हानिकारक प्रभाव है, एक दुष्प्रभाव है ये यहाँ पर एक, कि जब व्यक्ति बार बार अफीम का सेवन कर रहा है या लगातार अफीम का सेवन कर रहा है तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता, शरीर में रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। तो व्यक्ति बार बार बीमार रहने लग जाता है और असमय ही किसी रोग से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो देखिए, अफीम के सेवन से प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाने से व्यक्ति बार बार बीमार रहने लगता है और अंत में उसकी असमय ही क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो वर्तमान में अफीम हो चाहे कोई सा भी नशीला पदार्थ, किसी को उसको आदत पड़ी हुई है लेने की, तो उसको छुड़ाने के लिए, वो लत छुड़ाने के लिए डॉक्टर, स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद ली जा सकती है। इसके अलावा नशा मुक्ति केंद्र है, वहां पर जाकर के व्यक्ति अपना इलाज करवा करके उस नशे से मुक्ति पा सकता है। तो डॉक्टर या स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से अफीम के सेवन की लत से क्या किया जा सकता है, छुटकारा पाया जा सकता है। अब अन्य नशीले पदार्थ, तो और भी कई प्रकार के नशीले पदार्थ जिनका व्यक्ति नशा करने के लिए उपयोग करता है। तो उनमें देखिए कौन कौन से हैं, कोकीन, भांग, चरस, गांजा, LSD का पूरा नाम देखना, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड। L से लाइसर्जिक, S से एसिड, D से डाइइथाइल अमाइड। तो कोकीन, भांग, चरस, गांजा, LSD लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड आदि अन्य पदार्थ भी मादक या नशीले पदार्थ के रूप में क्या है, प्रचलित है। तो इनमें से आप LSD का पूरा नाम जरूर याद रखना, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड, ठीक है। युवा इनका प्रयोग कई कारणों से करते हैं तथा इनके चंगुल में फंस जाते हैं। युवा जो होते हैं कई प्रकार की जो टेंशन होती है उसको दूर रखने के लिए, या फिर जैसे मान लीजिए कई बच्चों में आदत होती है वो पढ़ाई से दूर भागते हैं। अब दूर भागते हैं ना, तो उनके दिमाग पर ये वजन हमेशा बना रहता है कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ। उसको एहसास होता है, लेकिन उस एहसास को दबाने के लिए भी कई बार क्या करता है, वो नशे का शिकार हो जाता है। कई बार बच्चे जो होते हैं गलत संगति की वजह से भी नशे का शिकार हो जाते हैं। तो युवा जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, किसी भी तरीके से इस नशे का शिकार हो जाते हैं कई बार। तो जब वो नशे का प्रयोग करता है या नशा कर रहा है किसी भी चीज से, तो उसके दुष्प्रभाव क्या क्या होते हैं उसके ऊपर देखो। परिवार से विच्छेदन। परिवार से विच्छेदन का मतलब ये है कि वो परिवार से अलग थलग पड़ जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति नशा करता है तो उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, उसको केवल नशे वाली बात याद रहती है और कुछ भी बात याद नहीं रहती है। तो सारे परिवार से वो लड़ झगड़ करके क्या हो जाएगा, उससे अलग थलग पड़ जाएगा। तो इस तरीके से परिवार से विच्छेदन। दूसरा, अपराध प्रवृत्ति की वृद्धि। कोई व्यक्ति नशा कर रहा है तो नशा करने के लिए पैसों की आवश्यकता तो पड़ेगी। अब यदि उसको पैसा नहीं मिल रहा है तो वो चोरी कर सकता है, घर का कोई सामान है उसको गलत तरीके से ले जाकर के बेच सकता है, या किसी का कोई फर्श है या कोई सामान है तो उसको वहां से छीन करके वो भाग सकता है। इस तरीके की हरकतें वो कर सकता है यदि उसको पैसा नहीं मिल रहा है और उसको नशा करना है तो अपराध प्रवृत्ति की क्या हो सकती है, उसके अंदर वृद्धि हो सकती है और शारीरिक और मानसिक रूप से भी वो क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो इस तरीके से आज आपके अफीम वाला भी हो गया है और अन्य नशीले पदार्थ भी हो गए हैं, ठीक है। नशीले पदार्थों के उपयोग से ये 3 प्रकार की हानियां अलग है। वैसे अपन ने सब नशीले पदार्थ जो है
उसके लिए अलग अलग दुष्प्रभाव पड़ा है। अफीम के लिए एक दुष्प्रभाव ये कि उसके सेवन से प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और व्यक्ति बार बार बीमार रहता है और ऐसे में उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो आज अपना ये टॉपिक नशीले पदार्थ वाला कंप्लीट हो गया है। अभी इसमें दो टॉपिक और बचे हुए हैं, एक तो दवाओं का दुरुपयोग है और एक खाद्य सामग्रियों के अंदर मिलावट वाले जो बिंदु है वो बचे हुए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो चीज़ भी अपन कंप्लीट कर लेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।